गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा में पाठ 10 के प्रथम भाग लिंग का अध्ययन करेंगे। लिंग, वचन और कारक, इन्हें हम संज्ञा के विकार के रूप में जानते हैं या संज्ञा की व्याकरणिक कोटियों के रूप में जानते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, उस पाठ का अध्ययन किया और अब हम संज्ञा की व्याकरणिक कोटियों के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका प्रथम अध्याय है लिंग। तो आइए हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं और लिंग का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। बच्चों, आपका पाठ है लिंग। लिंग, वचन और कारक को हम संज्ञा के विकार के रूप में जानते हैं। तो आपका जो पाठ है लिंग, तो पहले हम यह जानते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से यह जाना जाता है कि कोई शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, व्याकरण में उस रूप को लिंग कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि शब्द का जो रूप उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध करवाता है, उसे लिंग कहते हैं। आगे है आपका लिंग के भेद। तो हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे चाचा, अध्यापक, शेर, मोर, धोबी, पंडित, सांप, दादा, पिता आदि। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जो संज्ञा स्त्री जाति का बोध कराए, उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे चाची, अध्यापिका, शेरनी, मोरनी, धोबिन, पंडिताइन, सांपिन, दादी, माता आदि। तो आपने देखा कि शब्द का जो रूप उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध करवाता है, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहा जाता है, और संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, लड़का सो रहा है, लड़की सो रही है। अब जैसा आप लड़का और लड़की, ये दोनों आपके लिंग के भेद को प्रकट करते हैं। प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग रूप में होता है या स्त्रीलिंग रूप में। बिना लिंग से जुड़े कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हिंदी में क्रिया का रूप संज्ञा के लिंग तथा वचन के आधार पर बदल जाता है। जिस प्रकार की क्रिया होती है, उसी प्रकार से लिंग और वचन में भी परिवर्तन आ जाता है। अब यहाँ पे है लड़का सो रहा है, तो लड़का आपका पुल्लिंग शब्द है, तो उसके साथ संज्ञा के साथ सो रहा है, और लड़की आपकी स्त्रीलिंग में आती है, इसलिए सो रही है। तो
तो यहाँ पे क्रिया के अनुसार लिंग का निर्धारण हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा, छोटी बच्ची, मोटा लड़का, मोटी लड़की, तो ये सारे आपके लिंग के भेद को दिखा रहे हैं। लिंग निर्धारण। हिंदी के बहुत से संज्ञा शब्दों में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों का निर्धारण उनके नर या मादा होने के आधार पर कर लिया जाता है। हिंदी में पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम, जैसे यहाँ पे आपका उदाहरण दिया हुआ है बकरा, तो उसका स्त्रीलिंग क्या हुआ, बकरी। कुत्ता, कुतिया। आदमी, औरत। घोड़ा, घोड़ी। बैल, गाय। शेर, शेरनी। तो नर या मादा के आधार पर यहाँ पे लिंग का निर्धारण हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि संज्ञाओं के 2 वर्ग होते हैं। संज्ञा को 2 वर्गों में बांटा गया है, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। तो प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग का निर्धारण सरलता से हो जाता है नर या मादा के आधार पर, लेकिन जो अप्राणीवाचक संज्ञा का लिंग का निर्धारण होता है उसमें हमें कठिनाई आती है। जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है, सबसे अधिक कठिनाई निर्जीव वस्तुओं में आती है। इनका लिंग निर्धारण करने में हमें कठिनाई प्रतीत होती है। ये निर्जीव वस्तुएं अप्राणीवाचक की श्रेणी में आती हैं। जैसे रोटी, दाल, चावल, दूध, बिस्कुट, ब्रेड, घर, मेज, कुर्सी आदि के लिंग निर्धारण में होती है। ये सारी आपकी निर्जीव वस्तुएं हैं, अप्राणीवाचक हैं, इसलिए इनके लिंग का निर्धारण करने में हमें कठिनाई होती है, क्योंकि इनका अपना कोई लिंग नहीं होता है और भाषा में प्रयोग करने वाले लोग अलग अलग आधारों पर इन शब्दों के लिंग तय कर लेते हैं और हमेशा उसी के अनुसार इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि मकान गिर गया, दूध उबल गया, कुर्सी टूट गई है, किताब फट गई है। तो आप देख रहे हैं कि आपके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पता वाक्य में क्रिया को देखते हुए चल रहा है। तो निर्जीव वस्तुओं में कुछ संज्ञा शब्द तो पुल्लिंग शब्दों के वर्ग में आ जाते हैं और कुछ स्त्रीलिंग शब्दों के वर्ग में आते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में हो सकता है। जैसे डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर आज नहीं आई। प्रधानमंत्री देश से बाहर गए हैं, प्रधानमंत्री इस बैठक में भाग नहीं लेंगे। अब आपका जो ये डॉक्टर पुरुष वर्ग भी हो सकता है और स्त्री वर्ग भी हो सकता है, प्रधानमंत्री पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है। तो उनके उच्चारण में इनका प्रयोग किया जा सकता है। कुछ पद ऐसे होते हैं जिनके प्रयोग में हम शब्द के अनुसार क्रिया का निर्धारण कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्धारण का आधार उनके साथ प्रयुक्त की गई क्रिया हो सकती है। जैसे आप कहते हैं कुर्ता महंगा है, कमीज सस्ती है, पंखा नया है, कार पुरानी है, जूता छोटा है, चप्पल बड़ी है। तो ये क्रिया के आधार पर लिंग का निर्धारण हो जा रहा है। जहाँ पे हम किसी शब्द में लिंग का निर्धारण नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे उन शब्दों में हम बहुवचन का प्रयोग करके यह जान सकते हैं कि यह शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे मान लीजिए
कि कुर्ता, कुर्ते, कारें, पंखे, दवाइयाँ। तो जिन शब्दों के बहुवचन में ए या आ का प्रयोग होता है वे शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे दवाई, दवाइयाँ। आगे अभी हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं लिंग परिवर्तन। हिंदी में प्रायः मूल शब्द पुल्लिंगवाची हैं और इन्हीं में प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम, जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए ई प्रत्यय लगाकर लड़का, लड़की, चाचा, चाची, नाना, नानी, घोड़ा, घोड़ी, गधा, गधी, कबूतर, कबूतरी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, मौसा, मौसी, मुर्गा, मुर्गी, दादा, दादी। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इन शब्दों में ई प्रत्यय लगाने पर ये पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जा रहा है। अब आगे देखिए पुल्लिंग शब्दों में इया प्रत्यय लगाकर, जैसे बूढ़ा शब्द है तो बुढ़िया, चूहा, चूहिया, कुत्ता, कुतिया, डिब्बा, डिबिया, लोटा, लुटिया, बेटा, बिटिया, गुड्डा, गुड़िया, बंदर, बंदरिया। अब ऐसे ही आपके पुल्लिंग शब्दों में आनी प्रत्यय लगाकर, जैसे सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, मेहतर, मेहतरानी, नौकर, नौकरानी, इंद्र, इंद्राणी। ऐसे ही आपके पुल्लिंग शब्दों में इन प्रत्यय जोड़कर सुनार, सुनारिन, धोबी, धोबिन, माली, मालिन, तेली, तेलिन, ग्वाला, ग्वालिन, पापी, पापिन, नाग, नागिन इत्यादि। तो आपने देखा कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग ई प्रत्यय लगाकर, या प्रत्यय लगाकर, आनी प्रत्यय लगाकर और इन प्रत्यय जोड़कर हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देते हैं। आगे देखिए नी प्रत्यय जोड़कर, नी प्रत्यय जोड़कर शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, चोर, चोरनी, स्वामी, स्वामिनी, ऊँट, ऊँटनी, भील, भीलनी, जाट, जाटनी, तपस्वी, तपस्विनी। फिर आपका है आइन प्रत्यय जोड़कर, जैसे पंडित, पंडिताइन, लाला, ललाइन, ठाकुर, ठकुराइन, बाबू, बबुआइन, हलवाई, हलवाइन, चौबे, चौबाइन। फिर आपका आ प्रत्यय जोड़कर प्रिय, प्रिय शब्द है आपका पुल्लिंग, तो इसमें आ प्रत्यय जोड़कर हो गया प्रिया। शिष्य, शिष्या, वृद्ध, वृद्धा, छात्र, छात्रा, सुत, सुता, भवदीय, भौदिया। इका प्रत्यय जोड़कर बालक, बालिका, अध्यापक, अध्यापिका, पाठक, पाठिका, शिक्षक, शिक्षिका, गायक, गायिका, लेखक, लेखिका, सेवक, सेविका, याचक, याचिका, नायक, नायिका, सुधारक, सुधारिका। अब आपके कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे हैं जिसमें मान, वान या मति ऐसे प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे बुद्धिमान शब्द है
और उसमें जब हमने मति जोड़ा तो हो गया बुद्धिमती। श्रीमान में श्रीमती, धनवान धनवती, भगवान भगवती, बलवान बलवती, गुणवान गुणवती। मूल पुल्लिंग शब्दों में मादा शब्द तथा मूल स्त्रीलिंग शब्दों में नर शब्द जोड़कर, जैसे आपका कौवा है पुल्लिंग है और हमने लगा दिया मादा कौवा, तो यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। कोयल नर कोयल, चीता मादा चीता, भालू मादा भालू, खरगोश मादा खरगोश, भेड़ भेड़िया मादा भेड़िया, मक्खी नर मक्खी, लोमड़ी नर लोमड़ी, चील नर चील, छिपकली नर छिपकली। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग। हिंदी में कुछ मूल शब्द स्त्रीलिंग के हैं, इनमें प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे ननद नंदोई, बहन बहनोई, राजा रानी, युवा युवती, कवि कवित्री, विद्वान विदुषी, पति पत्नी, नर मादा, पिता माता, वर वधू, ससुर सास, वीर वीरांगना, बैल गाय, क्षत्रिय क्षत्राणी, विधुर विधवा, पुरुष स्त्री। बच्चों, आपने देखा कि विभिन्न प्रत्ययों को जोड़कर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, और कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं कि उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में अंतर होता है, लेकिन वो स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। जैसे अभी आपने देखा राजा का रानी, कवि का कवित्री इत्यादि। तो जहाँ पे हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पता नहीं चल पाता है, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें हमें क्रिया का प्रयोग करके हम उसके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने का पता लगा लेते हैं, और उसके बाद बहुवचन का प्रयोग करके भी हम जहाँ पे जैसे कारें, दवाइयाँ, ये सारे शब्द ए या आ के रूप में प्रयोग किए गए हैं, तो इससे हमें लिंग की पहचान हो जाती है कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे दवाई आपका शब्द है और जब उसका बहुवचन रूप होगा दवाइयाँ, तो इसका मतलब दवाई जो आपका शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द है। आइए देखते हैं हमने सीखा। शब्द के जिस रूप से यह जाना जाता है कि वह नर जाति का है या मादा जाति का, व्याकरण में उस रूप को लिंग कहते हैं। हिंदी में संज्ञा शब्दों के दो लिंग पाए जाते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। अनेक संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण उनके नर या मादा होने के आधार पर किया जाता है। निर्जीव वस्तुओं के लिंग पूर्व निर्धारित होते हैं, उन्हें सीखना और रटना ही पड़ता है। कुछ संज्ञा शब्द उभयलिंगी भी होते हैं, जैसे आप पढ़े प्रधानमंत्री, डॉक्टर, मैनेजर, मंत्री, ये पुरुष वर्ग भी हो सकता है और स्त्री वर्ग भी हो सकता है। कुछ संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण नर या मादा शब्द को जोड़कर भी किया जाता है, जैसे आप पढ़े कौवा मादा कौवा, कोयल नर कोयल इत्यादि। तो बच्चों, हम लोगों ने संज्ञा के विकार के रूप में उसका प्रथम अध्याय पढ़ा। लिंग किसे कहते हैं? शब्द का जो रूप उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध करवाए उसे लिंग कहा जाता है। संज्ञा का जो रूप हमें पुरुष जाति के होने का बोध करवाता है वह पुल्लिंग होता है,
और संज्ञा का जो रूप हमें स्त्री जाति के होने का बोध करवाता है वह स्त्रीलिंग होता है। तो इस प्रकार से हमने लिंग पाठ का अध्ययन किया। आगे हम लोग वचन का अध्ययन करेंगे। संज्ञा के विकार के रूप में लिंग, वचन और कारक का नाम आता है, उसमें से हम लोगों ने लिंग का अध्ययन किया। धन्यवाद।